वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपका मेरी कक्षा 9वीं में स्वागत है। 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम जो विषय लेंगे वो है हिंदी, और हिंदी का पहला पाठ हम आरंभ करेंगे जो है जय जय भारत माता। और ये एक कविता है जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इससे पहले कि हम कविता का आरंभ करें, हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, कवि परिचय लेते हैं। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जो कि उनकी पैदाइश, उनका जन्म 1886 में हुआ और उनकी मृत्यु 1964 में हुई। उनका जन्म चीर गांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। वो भी एक कवि थे, लेकिन वो ब्रज भाषा कवि थे। ब्रज भाषा मतलब वो एक तरह का धार्मिक भाषा है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है, और बंगाल में भी इस भाषा से बनी भाषा का नाम है जो कि ब्रजबुली है। वो अब भी बोली जाती है। और आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी उनके साहित्य गुरु थे, मतलब उनके गुरु थे। किनके? मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। अपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना उन्होंने की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतक है। मतलब कवि ने खड़ी बोली में उनका बहुत योगदान है। खड़ी बोली मतलब दिल्ली डायलेक्ट, जो हम लोग आज पूर्ण भारत देश में जिस तरह की बोली बोली जाती है, हिंदी बोली, उसको बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली में उनका बहुत योगदान है। साहित्य सेवा सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। उन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली थी, जिसमें से उनको पद्म भूषण उपाधि भी प्राप्त हुई थी। साकेत महावाक्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। आप राज्यसभा के नॉमिनेटेड भी रहे हैं। और आपके बहुत सारे कलेक्शंस हैं, जिसमें आपने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें कुछ रचनाएं उनकी है पंचवती, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती आदि। इनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्रिएशंस हैं जो कि आपकी भाषा सरल और बहुत ही शैल्य रोचिक थी। उनके लिखने का तरीका बहुत सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आइए अब हम कविता के ओर बढ़ते हैं। अब हम कविता आरंभ करेंगे। कविता का शीर्षक है जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। अब यहाँ कवि क्या बता रहे हैं कि भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं कि ऐ भारत माता, तेरा हृदय मतलब यहाँ है ना हिया का मतलब होता है हृदय, यानी कि दिल। तो कवि कह रहे हैं कि ऐ भारत माता, तेरा दिल हिमालय के जैसा विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा। और हिमालय क्या है? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक पहाड़ है जो हम सब जानते हैं। और भारत माता और हिमालय के बीच बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, और उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। क्या समानता है? कि भारत माता और हिमालय में ये समानता है कि दोनों ही हमारी रक्षा करती हैं। भारत माता हमारी रक्षा करती है, और भारत माता में स्थित हिमालय हमें दूसरे कंट्री या दूसरे देशों से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। और हमारी माँ तो हमारी रक्षा करती है, हम सभी जानते हैं किस तरह से रक्षा करती है। हर तरह से, हर क्षेत्र से माँ हमारी रक्षा करती है। भारत देशवासियों की सुरक्षा करता है हिमालय। उसी तरह माँ भी हर दुख में, सुख में, हर तरह के सब वक्त में अपने बच्चों की रखवाली करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। हमारे भारत को मातृभूमि इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो हमें हमारे माँ जैसा आश्रय देती है।
और यहाँ हिमालय पर्वत की विशालता को भारत माता की तुलना की गई है कि भारत माता किस तरह से हमें अपनी विशालता से हमें हमें रक्षा देती है। और इसमें ये भी बता रहे हैं कवि कि इस हृदय में भारतवासियों के लिए यानी हमारे लिए बहुत स्नेह और प्रेम भरा हुआ है, और हर भारतीय के दिल में भी तो बाकी राष्ट्र के लिए उतना ही स्नेह भरा हुआ है। भारतीय बाहर देश के अतिथियों से जैसा स्नेह का व्यवहार करते हैं वो भी हम सब जानते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। जिस तरह हिमालय पर्वत अपने अंदर आग लिए हुए है, यानी हमें पता है वोल्केनो के अंदर इरप्शंस होते हैं, वोल्केनोस होते हैं, हिमालय के अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं जो उसमें वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, तो वो अपने अंदर बहुत सारा आग लिए हुए है। उसी तरह एक भारत माता मातृभूमि भी अपने अंदर तरह तरह की हृदय में उसके बहुत देश विदेश की समस्याएं भरी हुई हैं, मगर फिर भी वो खेत है, वन उपवन की सुंदरता से हमें मोहित करती रहती है। और 100 श्वेतों से बहती हुई नदी, समंदर सुंदरता के साथ बहती हुई उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम दिशा तक फैली हुई है। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। अब यहाँ कवि क्या बता रहे हैं कि जिस तरह कमल का फूल मतलब लोटस, जिस तरह कमल का फूल खिलते हैं उसी प्रकाश फूलों के तरह देशवासी भी मातृभूमि में फलते फूलते हैं। इस धरती में फल फूल कमल आम उगते हैं जिसे हर भारतवासी संपूर्ण फायदा उठाता है। और इस धानी आंचल में, धानी मतलब ग्रीन हरा, इस धानी रंग के आंचल में यानी पृथ्वी की सतह पर फैली हरियाली में सुंदर सुंदर प्रकार के प्राकृतिक चीजें होती हैं। इस देश में सब देशवासी, ऐसा कवि चाहते हैं कि इस देश में सारे देशवासी मिलजुल कर रहें, और ये कवि की इच्छा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे भाई भाई, उनका नाता किसी कारण न टूटे। तेरी लाल दिशा में हिमा चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गान, जय जय भारत माता। अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि तेरी लाल दिशा में, यानी लाल दिशा क्यों कह रहे हैं, दिशा का मतलब क्या होता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसी तरह दिशा में सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, मतलब सनराइज और सनसेट होता है, जिससे कि जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसमान का रंग नीला लाल है। तो उसी को यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं कवि कि तेरी लाल दिशा में, यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त में आकाश के रंगों में सूर्य चंद्र सदा ही बसे हुए हैं। यहाँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, ऐसा बता रहे हैं कवि। लाल दिशा मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक पूरी दिशा, चारों ओर के बारे में बता रहे हैं कि हर दिशा में सुंदरता है। और जैसे सूर्योदय होता है तो आसमान लाल दिखता है, सूर्यास्त में आसमान लाल दिखता है, मतलब सनराइज और सनसेट में। तो ये सब चिरकाल रहे मतलब हमेशा रहे, सदा रहे। इस देश के पवन बहुत पवित्र, पावन मतलब पवित्र। इस देश की पावन, यहाँ लिखा है ना तेरे पावन आंगन में, मतलब तेरे पवित्र आंगन में। इस देश के पावन यानी पवित्र भूमि से अंधकार हट जाए, यानी दुख दुविधा खत्म हो जाए, ऐसा कवि की आशा है। सारे देशवासी मिलजुल कर सदा रहें और भारत के यश की यानी उन्नति और तरक्की की कामना करें और उन्नति से इसका इतिहास लिख दें। धन्यवाद बच्चों।